नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी मेरे चैनल पे करवाई जा रही है और अभी तक मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूं। जो नए ऐड हुए हैं ना 2020 में, उनको मैं काफ़ी हद तक कवर कर चुका हूं और आयोग भी मेरे ऑलमोस्ट मैं सारे खत्म कर चुका हूं। तो आप लोग जो जो आयोग हो चुके हैं उन आयोग की लिस्ट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहां से जाके उन आयोग के बारे में देख सकते हैं। जैसा आपने अभी देखा होगा थंबनेल पे के 2020 के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को मैं प्रारंभिक परीक्षा के फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वो नोट्स उनको कैसे मिलेंगे उसके लिए उन्हें अंत तक बने रहना पड़ेगा, और बने वैसे भी रहना पड़ेगा क्योंकि ये नया टॉपिक है 2020 के लिए। चलिए तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन के रूप में इसे पढ़ा जाए कि किसी भी व्यक्ति जो SC ST OBC वर्ग से आता है, उसके वर्ग को आधार बनाकर उसके मानव अधिकारों का हनन से उसकी रक्षा हेतु, मतलब उसके मानव जो अधिकार जो उसको मिल रहे हैं, अगर उसके वर्ग को आधार बनाकर कोई उनका हनन करता है तो संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक SC ST OBC आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन थी, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नोट्स तो वैसे आपको बनाने चाहिए सारे के सारे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338B के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग को इसमें शामिल किया गया है। तो इसकी कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि ये लोग पिछड़े वर्ग में आएंगे, बल्कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो वर्ग कमजोर और पिछड़ा है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अभी तक 3 बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। अब वो कैसे कैसे क्या डिटेल्स हैं। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार हेतु इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। तो इसके गठन की जो बात है वो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत की गई है, ये बात यहां पर की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं। तो जो पहली बार जब गठन हुआ तो काका कालेकर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष थे। काका कालेकर आयोग कब ये बना? 29 जनवरी 1953 में, 1953 को काका कालेकर जी की अध्यक्षता में सामाजिक व शैक्षणिक मानदंड के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की गई, परंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब 1953 में आप अगर ध्यान दें तो प्रधानमंत्री उस समय पर कौन थे हमारे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे जिस समय ये आयोग का गठन हुआ, और काका कालेकर इसके प्रथम अध्यक्ष बने। बात करेंगे मंडल आयोग की। तो ये मंडल आयोग जो है, मंडल आयोग का गठन होता है दोस्तों 20 सितंबर 1978 को श्री BP मंडल की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये दूसरे अध्यक्ष हुए। अब ये 1978 की बात हो रही है। ठीक है, BP मंडल जी की अध्यक्षता में इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। इस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तो इस समय पावर में कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो इन्होंने बोला मोरारजी देसाई, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो मोरारजी देसाई थे ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, जनता पार्टी से। तो इनके समय पर मंडल आयोग जिसके अध्यक्ष BP मंडल जी थे, उन्होंने ये मांग रखी कि पिछड़ा वर्ग जो है उसको 27% आरक्षण देना चाहिए। अब 1920 में BP सिंह सरकार ने, मतलब ये 1978 में ये मांग रखी गई है दोस्तों, और 1920 में VP सिंह सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और 8 सितंबर 1993 में इसे लागू किया, और पहली बार संविधिक आयोग के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। अब यहां पर देखिए सांविधिक आयोग है, संवैधानिक आयोग नहीं है। सांविधिक आयोग और संवैधानिक आयोग में मैं आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि इनके बीच में अंतर क्या होता है। जो आयोग संविधान जब निर्माण हुआ था उस समय जो आयोगों का गठन हो गया, संविधान में जिसकी मतलब संविधान में जिसका उल्लेख हो जाता है जिस आयोग का, वो संवैधानिक हो जाता है, और जो आयोग आपकी संसद द्वारा बनाए जाते हैं उसे सांविधिक आयोग कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए क्योंकि ये करंट की बात हो रही है यहाँ पे। हालांकि 2020 चल रहा है लेकिन इससे पास में तो 2018 ही है, तो यहां से प्रश्न आप लोगों को बन सकता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018, हालांकि इसका प्रस्ताव जो है 2017 में ही संसद के दोनों सदनों में रख दिया गया था। राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए
अगस्त 2018 में 123वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे देते हैं। मंजूरी दे देते हैं इसे संवैधानिक दर्जा बनाने के लिए, संवैधानिक आयोग बनाने के लिए 123वें संविधान संशोधन में इसको मंजूरी देते हैं और 102वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिलने से सिविल न्यायालय के समकक्ष अधिकार इसको प्राप्त हो जाते हैं। अब यहां पर आप बोलोगे कि भाई जो संवैधानिक दर्जा जो तुम बोल रहे हो वो 123वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं आप, और यहां पर 102वां संविधान संशोधन बता रहे हैं आप। तो देखिए ये आपको समझने वाली बात है कि क्या होता है, संशोधन के लिए डिमांड जो होती है ना, संशोधन की डिमांड रख दी जाती है। अब अगर आपकी जो डिमांड है उसकी सुनवाई पहले हो गई, अब ये 123वां संविधान संशोधन बना के इसको रखा गया था, है ना, आपके न्यायालय के समक्ष में, अब लेकिन उसकी सुनवाई जो है वो पहले हो गई और उसको पहले ही मंजूरी दे दी गई, तो 102वें नंबर पे मंजूरी मिल गई, तो यही आपका 102वां संविधान संशोधन बन गया। तो जिस नंबर पर संशोधन दिया जाता है ना, तो वो उस नंबर के हिसाब से सारी चीजें होती है। अगर वो उसका निर्णय पहले हो गया तो उसका संविधान संशोधन का जो नंबर था वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए 102वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा मिल गया और इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आयोग जो है ये मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 आने के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम जो 1993 का था उसको निरस्त कर दिया गया। ओब्वियसली यार देखो, उसको निरस्त ही किया जाएगा क्योंकि जब 2018 वाला काम हो गया है तो जो पहले जो चल रहा था पिछला, तो भाई उसको तो निरस्त करना ही पड़ेगा। चलिए, तो यहां तक मुझे लगता है दोस्तों आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे संविधान के जो संशोधन वाली बात हो रही थी उसको चेंज किया गया। तो वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी जाइएगा मत, कैसे उसको चेंज किया गया और सारी चीजें मैं अपने लेवल पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूं। देखिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए आपसे अभी बोल रहा हूं, आप लोग क्या करते हैं वीडियो पूरा देख लेते हैं और आपका मन होता है लाइक करने का, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर पाते हैं, वीडियो आप बंद कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को प्लीज अभी आप लाइक कर दीजिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उसमें 1 सेकंड का काम है। लाइक बटन पर टैप कर दीजिए और वीडियो को प्लीज आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आई होप आपने कर दिया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब इसकी संरचना, ये होता क्या है, आयोग के सदस्य क्या है, कैसे क्या जो काम है, संरचना की हम बात करते हैं। ये 5 सदस्यीय आयोग होता है जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सारे आयोगों में नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है, आपको ये मालूम होना चाहिए। सिर्फ नीति आयोग जो है उसमें जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। भगवान लाल साहनी जी जो हैं ये पिछड़ा वर्ग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। पहले काका कालेकर थे, मैं बता चुका हूं। वर्तमान में कौन है? भगवान लाल साहनी जी। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, तो उपाध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष हो गए, वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं ये लोकेश कुमार प्रजापति जी जो हैं इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों, तो अब इनके सदस्यों को निष्कासित कैसे किया जा सकता है? तो लिखित त्याग पत्र वो राष्ट्रपति को देके मतलब हट सकते हैं वहां से। दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए तो हट जाएंगे, उनको हटाना पड़ेगा, निष्कासन होगा। कारावास से दंडित हो जाते हैं तो हटेंगे। पद का दुरुपयोग करने पर हटेंगे। विकृत चित्त मतलब भाई कोई मेंटल प्रॉब्लम उनको ऐसी हो गई कि जिससे उनकी याददाश्त चली जाती है या फिर वो पागल हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में काम कैसे कर पाएंगे? तो ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई अध्यक्ष या सदस्य तो उनकी जगह पर आएगा, तो इस कंडीशन में उनका निष्कासन हो सकता है। आयोग की 3 क्रमवर्ती बैठक पर बिना अनुमति के आप उपस्थित नहीं थे, मतलब आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया। आयोग की 3 बैठकें हो गई और आप उसमें पहुंचे भी नहीं, तो इस कंडीशन में भी आपको हटाया जाएगा। अध्यक्ष को निष्कासन के पूर्व एक सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट हटा दिया जाता है। अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशंस लगते हैं, कोई भी बात अगर होती है, तो उनको एक सुनवाई का मौका दिया जाता है अध्यक्ष को, उसके बाद उनको हटाया जाता है। आयोग की शक्तियां एवं कार्य क्या क्या हैं? तो आयोग के पास सिविल न्यायालय मतलब दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं। मतलब सीधा सा ये है कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे, वित्त के बेसिस पे ये इनके पास शक्तियां होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स वाली शक्तियां इनके पास होती हैं। आयोग किसी भी राज्य के व्यक्ति के लिए समन जारी कर सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो समन है, समन यहां पर जारी कर सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो किसी भी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख की मांग भी आयोग कर सकता है। ठीक है, अगर उनको कोई जरूरत पड़ रही है किसी कागज पत्तर की,
ठीक है, किसी अभिलेख की, किसी डॉक्यूमेंट की, तो भाई वो किसी भी अदालत या कार्यालय से उसकी मांग कर सकता है। ठीक है, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं और राष्ट्रपति महोदय इनको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख देते हैं। अगर राज्य का कोई इन्वॉल्वमेंट है राज्यों के मामलों में, एक प्रति फिर उस केस में राज्यपाल के पास जाती है और राज्यपाल महोदय जो है उसे विधानसभा के समक्ष रख देते हैं। आयोग पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची होगी, सूची में जातियों को शामिल कर सकेगा। मतलब आयोग के हाथ में ये चीज होती है कि किसको उसको पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत रखना है या किसको नहीं रखना है। आयुक्त जो है, आयुक्त हो गया या आयोग है, आयोग होगा यहाँ पर, सॉरी गलती से आयुक्त हो गया है। आयोग क्रीमी लेयर्स की सीमा निर्धारण हेतु सरकार को सलाह दे सकता है। अब क्रीमी लेयर यहाँ क्या है, क्रीम जो है, क्रीम से आप समझ जाइए यार, क्रीम जो है मलाई है ना, मोटी लेयर मलाई की, तो क्रीमी लेयर से बात यहाँ पर ये हो रही है और क्रीम से मोटी मलाई से बात ये हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई परिवार ऐसा है जो ओबीसी के अंतर्गत आता है, पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आता है और उसकी वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपए से ऊपर है, तो उसे ओबीसी आयोग को, जो आयोग के द्वारा जो पिछड़े वर्ग को जो आपकी सेवाएं दी जाती हैं वो सेवाएं उस व्यक्ति को नहीं दी जाएंगी। तो यहां पर क्रीमी लेयर की सीमा निर्धारण हेतु सरकार को सलाह दे सकता है का मतलब यह है, अगर उस व्यक्ति की सालाना आय 8 लाख रुपए के ऊपर है तो उसको पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतर्गत जो भी सेवाएं दी जा रही हैं वो सेवाएं उस व्यक्ति को नहीं मिलेंगी। सेवाएं लेने के लिए उसका जो मतलब वार्षिक जो उसकी आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आयोग पिछड़े वर्गों के लिए अनुदान की सिफारिश भी कर सकता है। अब अगर पिछड़े वर्गों के लिए, जैसे किसी वर्ग के मतलब कोई सुधार के लिए, जैसे शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है या भाई बहुत गरीबी है, वो कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं, कोई इंडिविजुअल अगर कार्य करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर कोई भी मतलब एक्ट निकल जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आयोग उसके लिए सरकार से अनुदान की सिफारिश कर सकता है कि भाई पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए इस अनुदान की जरूरत है, इतने पैसों की जरूरत है, ताकि वो अपने आप को आर्थिक स्तर पर ऊंचा कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग होता है समाप्त। मैं आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ अन्य स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आगामी वीडियोस आपको मिल सके, उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दिशा एकेडमी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखी हैं इन सब की, तो आप वहां से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो 2020 प्री का जो फ्री में मैं सिलेबस प्रोवाइड कर रहा, प्री में जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं 2020 के जो प्री के स्टूडेंट्स हैं उनको, तो आपको दोस्तों करना यह है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है और आपको कमेंट बॉक्स में MPPSC 2020 प्री लिखना है। मैं वहां पर आपको एक नंबर प्रोवाइड करूंगा, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे वीडियो को लाइक किया हुआ स्क्रीनशॉट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया हुआ स्क्रीनशॉट और MPPSC 2020 प्री लिखा हुआ स्क्रीनशॉट, ये 3 स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे मेरे को वहां पर भेजने हैं। मैं आपको तुरंत अपने 2020 प्री में, जहां मैं फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उस ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा दोस्तों। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा ले जाऊं। जय हिंद, जय भारत।